जय हिंद ऑल ऑफ यू गाइज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेरिवेशन पढ़े थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेंस और प्रिज्म के बारे में पढ़ा था। प्रिज्म से अपवर्तनांक के सूत्र को स्पष्ट किया था। पार्ट जैसे आपको पता है अलग अलग पार्ट में हम लोगों ने चैप्टर को बांटा था, उसी चैप्टर से मैं आगे स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, हमारा लास्ट पार्ट जो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी जो कि इंपॉर्टेंट पोर्शन बन के आता है एमपी बोर्ड सीबीएसई दोनों के लिए। एमपी बोर्ड के लिए आप देखेंगे तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का एक क्वेश्चन जरूर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं सूक्ष्मदर्शी से ही। इसके पार्ट तो हम लोगों ने कवर कर लिए थे, हम इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की बात कर रहे हैं गाइस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में पहला क्वेश्चन है आपके लिए, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और अनंत पर बने। ठीक है गाइस, तो जो एक चीज हमें सभी में कॉमन हमें जो यूज करना है वो ये है कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, या हम डायरेक्टली लिखिए तो आवर्धन क्षमता बराबर, तो आवर्धन क्षमता जिसे हम लोग दर्शाते हैं m से, क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अपॉन में वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। यह हम लोगों ने जहां ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे गाइस, वहां पर भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने कवर किया था। तो प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, तो इसको हम लोग दर्शाते हैं m बराबर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण को बीटा से दर्शाते हैं और इसको दर्शाते हैं अल्फा से। यहाँ एक एक्सप्रेशन अप्लाई होगा यदि अल्फा व बीटा बहुत छोटे हो या इनके अल्फा व बीटा के मान अल्प हो, छोटे हैं, तब अल्फा के अप्रॉक्स इक्वल रखेंगे हम लोग टेंजेंट स्पर्शज्या का मान लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू रखेंगे 10 अल्फा, तथा बीटा का मान रखेंगे गाइस 10 बीटा, अप्रॉक्स इक्वल रखेंगे हम लोग 10 बीटा। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, तो यह हमें सभी में यूज करना है। तब m बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 10 बीटा अपॉन में हो जाएगा 10 अल्फा। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। ये तो हमें सभी में करना है। ठीक है गाइस, चाहे सूक्ष्मदर्शी की बात हो चाहे दूरदर्शी के, सभी क्वेश्चन में इतना तो हमें करना ही है। अब हम लोग बात करते हैं कि सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन या सूक्ष्मदर्शी बनता कैसे है, क्रिएट कैसे होता है, या इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो शुरुआत करते हैं यहीं से हम लोग। तो ये हम लोगों ने ले ली एक प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर माना उत्तल लेंस, जो कि सूक्ष्मदर्शी जो बना होता है एक उत्तल लेंस से मिलकर बना होता है, एक उत्तल लेंस से बना होता है गाइस। ठीक है, उत्तल लेंस रखा हुआ है। इसका ऑप्टिकल सेंटर जो है, इसका ऑप्टिकल सेंटर हम लोगों ने मान लिया कि ऑप्टिकल सेंटर जो है ये क्या है, O। सूक्ष्मदर्शी के सामने, इस सूक्ष्मदर्शी के सामने हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो हमने ये मान लिया कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कुछ डिस्टेंस पर इसके सामने सम्मुख रखा हुआ है। यह ऑब्जेक्ट हम लोगों ने मान लिया गाइस, और ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दे दिया AB। ठीक है, AB एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, AB एक ऑब्जेक्ट है, ये हम लोगों ने मान लिया AB एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है गाइस। ठीक है, इससे निकलने वाली किरणें, ये जो है ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर की जो डिस्टेंस होगी, चूँकि लेंस से ही दूरी हम लोग समझ ले, तो ये जो होती है ये होती है ऑप्टिकल सेंटर की जो डिस्टेंस होगी ये होती है u, क्योंकि लेंस के इस साइड है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा गाइस, -u हो जाएगा। इससे निकलने वाली पहली किरण की अगर हम बात करें तो इससे निकलने वाली जो रेडिएशंस होगी, जो किरणें होगी, एक तो इसके पैरेलल जाएगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजर जाएगी, तो अपवर्तन के पश्चात हमें पता है कि कहाँ से गुजर जाती है, फोकस से गुजर जाती है। दूसरी निकलने वाली कोई किरण ऑप्टिकल सेंटर से जाती है और बिना डेविएशन, बिना विचलन के सीधे निकल जाती है।
ठीक है गाइस। तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर अगर मैं किरणों को देखूं तो ये एक दूसरे के समांतर होगी, मतलब कहीं पर भी ये प्रतिच्छेद नहीं होगी। अब प्रतिच्छेद नहीं होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इमेजिनरी पीछे की ओर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम इमेजिनरी इनको पीछे की ओर ड्रॉ करते हैं, और जहाँ पर भी ये मिलेगी एक दूसरे से किरणें, वहाँ प्रतिबिंब बनाता हुआ या प्रतिबिंब बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो माना यहाँ पर एक दूसरे से प्रतिच्छेद हो रही है, ठीक है, तो यहाँ इसका इमेज जो ऑब्जेक्ट है इसका प्रतिबिंब आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ये प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। प्रतिबिंब को हमने नाम दे दिया, प्रतिबिंब को नाम दे दिया A डैश B डैश, और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो हमने मान लिया कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। इसको ना हम दर्शाएंगे D से, और चूंकि लेंस के इस साइड है इसलिए माइनस आएगा बेटा, ठीक है। ये हो गए हमारे पास प्रतिबिंब। और बात करें हम लोग अगर वस्तु की, तो ये हमारे लिए है वस्तु, ठीक है गाइस, ठीक है, ये वस्तु है हमारे लिए। चूंकि हमें तो पता करना है, हमें जो आवर्धन क्षमता निकालना है, तो हमारे दो टास्क है, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण तथा प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। ये हमारे दो टास्क हैं। तो प्रतिबिंब तो ये है, प्रतिबिंब और वस्तु दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। आपको दिख रहा है कि ये वस्तु रखी है हम लोगों ने, उसके पीछे प्रतिबिंब है। तो अगर हम लोग आंख देखें तो ये हमारी जो आंख है ये यहाँ पर होगी आंख। तो आंख पर बने दर्शन कोण की मैं अगर बात करूं तो ये प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण जो होगा उसको हम लोग दर्शाएंगे प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण को, ये पूरा होगा, और इसको दर्शाते हैं हम लोग गाइस बीटा से। वस्तु द्वारा, तो वस्तु के लिए यहाँ पर तो कोई डायरेक्टली प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे इसको पीछे की ओर अपेरेंट ड्रॉ करना होगा। तो उसके लिए ये दो साइड्स आएगी, एक ऑप्टिकल सेंटर पर, और ये जो एंगल बनेगा ये एंगल हमारे लिए होगा अल्फा। ये जो पूरा एंगल है ये पूरा बीटा है, ये किसके लिए है, प्रतिबिंब के लिए। और ये जो एंगल है इसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, कुछ नहीं है तो सी नाम दे दिया गाइस, ठीक है। तो यहाँ से मैं बात करूँ एंगल्स की, चूंकि हमें एंगल की ही बात करना है, तो वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण किससे दर्शाते हैं, कोण अल्फा से। तो कोण अल्फा किसके कारण बन रहा है, तो बन रहा है COA डैश, COA डैश, ठीक है। लेकिन हमें तो tan अल्फा की वैल्यू चाहिए, तब त्रिभुज COA डैश से tan अल्फा बराबर, तो हमें पता है कि टेन जो थीटा होता है, या टेन की बात करूं मैं, टेंजेंट की बात करूं, तो टेन बराबर होता है लंब बटे क्या होता है बेटा, आधार, ठीक है। टेन की बात करूं तो टेन अल्फा बराबर हो जाएगा, अगर हम लोग त्रिभुज देखें COA डैश में, COA डैश ये वाला त्रिभुज बन रहा है, CA डैश इसके लिए लंब हो गया और OA डैश इसके लिए क्या हो गया बेटा, आधार हो गया। तो CA डैश अपॉन में हो जाएगा गाइस OA डैश, ये tan अल्फा निकल आया। इसी प्रकार हम लोग किसके लिए बात करेंगे, बीटा के लिए। इसी प्रकार प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण जो हो जाएगा उसको किससे दर्शाएंगे गाइस, उसको दर्शाएंगे हम लोग एंगल बीटा से। एंगल बीटा किसके लिए बन रहा है, तो आपको दिख रहा है कि इसकी परछाई, इसकी शैडो ये बन रही है। यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो ये हमें दिखाई देगा, ये अपेरेंट होगा, ठीक है। तो किसके कारण बन रहा है, तो नाम दे सकते हैं एंगल AOB या BOA, एंगल हो जाएगा एंगल BOA, ठीक है, ये एंगल हो जाएगा हमारे लिए। तब इसी त्रिभुज को ले लीजिए, तब त्रिभुज AOB या BOA से, ठीक है, tan बीटा बराबर, तो tan बीटा क्या हो जाएगा गाइस, तो tan बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास AB परपेंडिकुलर है, AB है लंब, और आधार की अगर हम लोग बात करें तो आधार क्या है, O से A तक आधार बन रहा है, तो ये हो जाएगा OA, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब ये तो हम लोगों ने निकाला है tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू, हमें क्या निकालना है, आवर्धन क्षमता की बात करना है। तब आवर्धन क्षमता, तब
या डायरेक्टली हम तो आवर्धन क्षमता पहले ही वैल्यू दे चुके हैं, 10 अल्फा व 10 बीटा के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी हमारी, m बराबर 10 बीटा अपॉन में था 10 अल्फा, मान रख दीजिए तो m बराबर हो जाएगा 10 बीटा का मान क्या निकला है, AB अपॉन OA अपॉन में इसका जो 10 अल्फा का मान है वो क्या है गाइस, CA डैश अपॉन OA डैश। इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ हम कुछ चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं कि ये जो AB है और CA डैश है दोनों का मान क्या है बेटा, बराबर है। तो मैं CA डैश को और क्या लिख सकता हूँ, तो CA डैश को मैं अप्रॉक्स इक्वल लिख सकता हूँ AB अपॉन OA डैश। ठीक है गाइस, चित्र से ये स्पष्ट है। ठीक है, तो इसको मान रखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा AB अपॉन OA डैश। ठीक है, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो रहा है हमें दिख रहा है दोनों साइड से AB कैंसिल हो रहा है, m इज इक्वल टू बचेगा 1 बाय OA अपॉन में बच रहा है 1 अपॉन OA डैश। ठीक है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आपको पता ही है कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल होने पर क्या हो जाएगा गाइस, रेसिप्रोकल होगा, सीधी सी बात, ये ऊपर चले जाएगा। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा OA डैश अपॉन OA, ये वैल्यू हो जाएगी। आप चित्र से इनकी वैल्यू देख लीजिए, चित्र से OA की वैल्यू कितनी है -u और OA डैश की वैल्यू कितनी है -d। तो मान रखेंगे तो ये हो जाएगा -d अपॉन -u, माइनस से माइनस कैंसल, m इज इक्वल टू बचेगा गाइस d अपॉन u। ये आ गई मेरी आवर्धन क्षमता किसकी, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर तो हमें क्वेश्चन में दो चीज दी हुई है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए यदि प्रतिबिंब पहला दिया है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो ये तो हम लोगों ने निकाल ली m, इसको दे सकते हैं आप समीकरण नंबर या इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग पार्ट की बात करते हैं गाइस। पार्ट ए, यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक है, तो यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा मतलब प्रतिबिंब बोला है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, मतलब अर्थात क्या बोलना चाह रहा है कि जो इमेज की पोजीशन होगी अर्थात v बराबर जो होगा वो क्या होगा -d। ठीक है, तो लेंस के लिए बात कर रहे हैं, तब लेंस समीकरण से, लेंस समीकरण क्या होता है, लेंस समीकरण होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है गाइस, ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी u पर रखा है तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 1/-d माइनस 1/, ये हो जाएगा माइनस का u। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा बेटा 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/d माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 1/u। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन आप देखिए कि समीकरण जो हमारा आया है m आया है d अपॉन u के फॉर्म में आया है, तो मैं अगर यहाँ से 1/u की वैल्यू निकाल लूँ तो मैं समीकरण 1 में रख सकता हूँ। तो 1/u की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा तो 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/f प्लस 1/, क्या हो जाएगा d। ठीक है, 1/d। तो समीकरण 2 में 1/u का मान रखने पर तो समीकरण 2 में जब 1/u का मान रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है, ये m बराबर क्या आया है d अपॉन u, तो m बराबर हो जाएगा d इंटू 1/u का पूरा मान रखेंगे, ये हो जाएगा बेटा 1/f प्लस 1/d। आगे क्लियर होता जा रहा होगा आपको, d अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा d अपॉन f प्लस d अपॉन d, d से d कैंसिल हो जाएगा गाइस, तो m बराबर बचेगा d अपॉन f
प्लस 1, या मैं इसे लिख सकता हूँ m बराबर 1 प्लस d अपॉन एफ। ठीक है, तो यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो उसकी आवर्धन क्षमता इतनी होती है, m बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ। दूसरा पार्ट था हमारा पार्ट बी की, जब बात करें तो पार्ट बी हमारा था कि यदि प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बने। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमारा क्या था गाइस, बी पार्ट, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो अनंत पर प्रतिबिंब कब बनेगा बेटा, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा यदि वस्तु को कहां रखा जाए, फोकस पर, अर्थात u बराबर कितना हो, f हो। ठीक है, फोकस दूरी तक रखा जाए, u बराबर f हो। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या थी, m बराबर थी सर हमारे d अपॉन u, तो m बराबर हो जाएगा, u का मान रखेंगे d अपॉन f। तो स्पष्ट यदि अनंत पर बनेगा तो मैग्निफिकेशन जो होगा m बराबर जो होगा वो गाइस क्या होगा, d अपॉन f। ठीक है गाइस, तो ओके तो नेक्स्ट था हमारा, ये पहला डेरिवेशन हम लोगों ने सॉल्व किया है। नेक्स्ट डेरिवेशन है गाइस, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, अनंत पर बने। तो पहले हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को ही समझ लें कि क्या अरेंजमेंट होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं गाइस। ठीक है, 2 लेंसों से मिलकर बना होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसमें पहला जो लेंस होता है जिसके सामने ऑब्जेक्ट रखा जाता है, उस लेंस को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस या ऑप्टिकल लेंस भी कहा जाता है इसे। और दूसरा जो लेंस होता है इसे आई लेंस या नेत्रिका लेंस कहा जाता है, क्योंकि ये फाइनल इमेज को बनाता है। ठीक है, इसके सामने हम लोगों ने माना एक वस्तु रखी हुई है। ठीक है, एक वस्तु हम लोग बना लेते हैं, एक वस्तु हम लोगों ने रखी है। ठीक है, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया कि एक वस्तु जो रखी है इसको हमने नाम दे दिया गाइस ए बी। ठीक है, तो इससे निकलने वाली किरण, पहले हम लोग इसके ऑप्टिकल सेंटर की बात कर ले तो पहला जो लेंस है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, और दूसरा जो लेंस है, दूसरा थोड़ा सा फोकस दूरी में या साइज में दूसरा लेंस बड़ा होता है गाइस। ठीक है, तो इसका पहला लेंस जो है ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो इससे निकलने वाली किरण आपको पता ही है कि अगर दूर स्थित है तो पहले किरण जाएगी और टकराने के बाद थ्रू द फोकस निकल जाती है। ठीक है, थ्रू द फोकस। और दूसरी किरण जो जाएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, और जहाँ भी ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी, ठीक है, जहाँ भी एक दूसरे को क्रॉस करेगी, अगर हम लोग बोल दें कि यहाँ क्रॉस कर रही है तो यहाँ इन दोनों का इमेज बनेगा, और इमेज जो होगी उसको हम लोग नाम दे देंगे ए डैश बी डैश। ठीक है, लेकिन ये क्या है फिर सर, ये तो अरेंजमेंट इसका बना दिया, लेकिन आगे क्या होगा, तो आगे क्या होगा, ये जो किरण है अब सेकेंड लेंस के लिए ये जो किरण है इसका ऑब्जेक्ट का कार्य करेगी, और जैसा यहाँ इन्वर्सन हुआ है वैसे वैसे यहाँ पर भी होगा, ये भी फोकस से गुजर जाएगी, और दूसरी किरण इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगी। क्योंकि दोनों ही किरणें देख रही है आपको कि एक दूसरे के पैरेलल हो रही है, एक दूसरे के जस्ट पैरेलल हो रही है, इसलिए हम लोग इसे पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे, और जहाँ भी ये दोनों रेडिएशन एक दूसरे के साथ मिलेगी वहाँ हमारी फाइनल इमेज बनकर आएगी। ठीक है गाइस, जहाँ पर भी ये दोनों इमेजेस आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होगी वहाँ ये हमारा, सॉरी इस अरेंजमेंट को समझिए, जहाँ पर भी ये 2 किरणें आपस में इंटरसेक्ट करेगी वहाँ हमें इमेज मिलेगी, जिसको हम लोग सेकेंड इमेज नाम देंगे, और नाम मैंने मान लो दे दिया ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के सामने रखा हुआ है। इस एंगल को हम लोग नाम देंगे एंगल अल्फा। ठीक है गाइस, और ये जो एंगल होगा ये बीटा के लिए होगा। ऑप्टिकल सेंटर आप चाहें तो एक को ओ नाम दे दो और एक को ओ डैश नाम दे दो, और हमारी जो आँख की पोजीशन होगी, आई की जो पोजीशन होगी वो यहाँ पर होगी।
ठीक है, मतलब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, या हम यूँ कहें कि जो हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है, यहाँ थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है। अगर आप मेजरमेंट लेकर करोगे तो सही बिल्कुल प्रॉपर आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको इस तरीके से समझे गाइस कि कौन सा एंगल बन रहा है, तो यहाँ अल्फा जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए बन रहा है और इसके लिए जो ये इमेजेस की फॉर्मेशन बन रही है। ठीक है, बात करें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि आवर्धन क्षमता बराबर होता है वो जो मैंने पहले चैप्टर क्वेश्चन में लिखवाया है, आवर्धन क्षमता m बराबर आंख पर बना दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, दोनों का अनुपात। ठीक है, यदि अल्फा व बीटा बहुत छोटे हो, दोनों के मान जो है वो छोटे हैं मतलब कम है, तो अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा 10 अल्फा एंड बीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा गाइस 10 बीटा के। ठीक है, तब m बराबर हो जाएगा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। समीकरण नंबर 1 दे दो इसको। ठीक है, इसके लिए हमें सॉल्व करना है, तो क्या चीज़ निकालते हैं, दो, आपको पता ही है कि दो क्या चीज़ें निकालते हैं, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। चूंकि दो लेंस है तो हम लोग डिस्टेंट विजन के लिए निकाल लेते हैं डायरेक्टली। प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, मतलब जहां प्रतिबिंब बन रहा है उसका वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, d माइनस डी। ठीक है, सॉरी d रखेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है, a डबल डैश b डबल डैश, तो 10 अल्फा बराबर 10 अल्फा क्या हो जाएगा, तो 10 अल्फा बराबर हो जाएगा, लंब की बात करें तो प्रतिबिंब फाइनल इमेज जो बन रही है a डबल डैश b डबल डैश और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, इसलिए गाइस क्या लेंगे, d। ऐसे ही हम लोग किसके लिए सॉल्व कर लेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण यदि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। न्यूनतम दूरी पर स्थित हो। इस कंडीशन में गाइस 10 अल्फा बराबर, सॉरी ये प्रतिबिंब वाला 10 बीटा आएगा। प्रतिबिंब के लिए जो एंगल बनाते हैं ये 10 बीटा होता है गाइस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 बीटा बराबर और ये हो जाएगा हमारे लिए 10 अल्फा। 10 अल्फा बराबर, ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट जो है वो ए बी है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब डी रखेंगे तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन डी। अब चाहे तो लेंस के लिए है तो माइनस डी भी रख सकते हैं, लेंस के इस साइड पर है। ठीक है, आपको ये तो क्या मिल गया गाइज, ये आपको मिल गया 10 अल्फा और 10 बीटा का मान, क्योंकि हमें तो मैग्निफिकेशन ज्ञात करना है समीकरण 1 से। या समीकरण 1 में 10 अल्फा व 10 बीटा के मान रखने पर यदि मान रखेंगे बेटा तो मान रखने पर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 10 बीटा ऊपर है तो ये हो जाएगा a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में माइनस डी और पूरे के अपॉन में आ जाएगा ए बी अपॉन माइनस डी। ठीक है गाइस, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के कारण माइनस डी से माइनस डी कैंसिल हो जाएगा और m बराबर आपको मिलेगा a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में ए बी। ठीक है, ये हमारी मैग्निफिकेशन आ गई। लेकिन यहाँ क्या है कि मुझे सॉल्यूशन निकालना है और सॉल्यूशन में आपने देखा कि दो लेंस है, दो लेंस के लिए प्रतिबिंब पहले ए बी का प्रतिबिंब क्या बना था, ए डैश बी डैश। लेकिन यहाँ आप देखिए कि जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ए डैश बी डैश यहाँ से गायब हो गया है, तो गायब नहीं होने देना है, इसको आगे आपको बनाना पड़ेगा। तो अंश व हर में
ए डैश बी डैश से गुणा करने पर। सो ए डैश बी डैश से गुणा करेंगे तो m बराबर हो जाएगा a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में क्या है a b, गुणा में कर रहा हूं a डैश b डैश ऊपर भी a डैश b डैश नीचे भी। थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए तो m बराबर हो जाएगा a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में हो जाएगा a डैश b डैश, क्योंकि रेशियो आपको दिख रहा है, इसका इमेज ये बन रहा है, इनटू में ए डैश बी डैश अपॉन क्या हो जाएगा गाइज ए बी। ठीक है, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया तो एक प्रॉपर समीकरण इक्वेशन बनकर आ गई, इसको दे दी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें इन दोनों के वैल्यू चाहिए, हमें ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश चाहिए, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इन दोनों के वैल्यू चाहिए। ठीक है, पहला इतना नोट डाउन करो। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर होगा आपको। आगे बात करें, हमें चाहिए वैल्यू किसकी किसकी, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो पहले त्रिभुज में शुरुआत यहां से हुई है तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, हमें ये वैल्यू चाहिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए आप समरूपता प्रमेय का यूज कर सकते हैं। अगर किसी त्रिभुज की समरूपता है या दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी जो भुजाओं का अनुपात होता है वो आपस में क्या होता है बेटा, बराबर होता है। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, इक्वल होता है। तो हम अगर बात करें तो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ए ओ बी, इसके समरूप त्रिभुज चूंकि ए डैश बी डैश चाहिए तो ए डैश ओ बी डैश, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश समरूप त्रिभुज है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इनकी समरूपता ये दर्शाती है कि दोनों का जो पॉइंट, एक पॉइंट कॉमन है, ओ जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश क्या है, एक दूसरे के समरूप है। समरूप है तो इनकी सम्मुख भुजाओं का अनुपात मतलब ए डैश बी डैश अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी, क्योंकि दोनों में लंब है ये, तो ये हो जाएगा गाइज, इसके लिए समरूपता है तो इनकी भुजाओं का अनुपात इक्वल होगा, मतलब ए डैश बी डैश अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू त्रिभुज की ओर बढ़े ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो हम बात करें इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, ओ बी डैश, और अपॉन में ये डिस्टेंस की बात करें तो ये कितनी है, ओ ए, तो ओ बी डैश अपॉन ओ ए, ओ बी डैश अपॉन ओ ए। इन दोनों के मान भी रख दीजिए। मान कैसे रखेंगे सर, तो आपको दिख रहा है कि ये जो है ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ये जो लेंस कौन सा लेंस था, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये इमेज है, क्या है, इमेज। तो इमेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है तो क्या लिखेंगे, वी ओ, क्या लिखेंगे गाइस इसको, वी ओ। और ओ ए जो है ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ ए जो है ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू ओ से, लेकिन लेंस के इस साइड है इसलिए किसका आएगा, माइनस का। ये आपको क्लियर हो गया, इसको ये हमारे ए डैश बी डैश की वैल्यू निकल है। इसी प्रकार ए डबल डैश के लिए भी रेशियो निकालना है, तो इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा, तो बड़ा त्रिभुज की बात करें, ए डबल डैश ओ डैश बी डबल डैश, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, ए डबल डैश इस त्रिभुज में ये अंदर है उसके। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि त्रिभुज ए डबल डैश ओ डैश बी डबल डैश तथा त्रिभुज ए डैश ओ डैश बी डैश भी समरूप त्रिभुज हैं। अगर ये समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी भी भुजाओं का अनुपात मतलब ए डबल डैश बी डबल डैश का भुजा का अनुपात हो जाएगा ए डैश बी डैश, ये आपको दिख ही रहा है। कैसे सर, ए डबल डैश इसके अंतर्गत ये वाली भुजा आ रही है, और दूसरे की मैं बात करूं तो ओ डैश बी डबल डैश, ओ डैश बी डबल डैश, और अपॉन में हो जाएगा ओ डैश बी डबल डैश अपॉन में हो जाएगा ए डैश बी डैश के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब कहाँ तक की डिस्टेंस, ओ डैश बी डैश, ये उसकी ये डिस्टेंस आ गई। अब इन दो दूरियों की बात करें तो त्रिभुज को देखिए आप, पता लगाइए, जैसे पहले मैंने दूरी बताई थी, क्योंकि दूसरा लेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस का कार्य कर रहा है हमारे लिए। ठीक है, दूसरी फाइनल इमेज के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस का काम कर रहा है। ये जो है
ये पहली इमेज की मैं बात करूं तो फाइनल इमेज हमेशा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या लिखूंगा मैं, d, चूंकि इस साइड है, लेंस के इस साइड है, इसलिए मैं लिखूंगा -d। ठीक है, ओडेस बीडेस जो है, ओडेस बीडेस जो है ये आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यूई, चूंकि लेंस के इस साइड है इसलिए ये भी आएगा माइनस का। तो ये दो वैल्यूज आपको क्लियर हो गई। वैल्यू रखेंगे तो ओडेस बीडेस हो जाएगा माइनस का d, और अपॉन में ऑब्जेक्ट के लिए लिखेंगे तो माइनस यूई, माइनस से माइनस कैंसिल, बचेगा d अपॉन यूई। ठीक है गाइस, अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई है, तो इसको इक्वेशन कौन सी दी थी हम लोगों ने, समीकरण 2 में उपरोक्त मानों को रखने पर। चलिए समीकरण 2 में मान रख दीजिए। समीकरण 2 में क्या था, समीकरण 2 a बराबर a डबल डैश a डैश b डैश, तो ये हो जाएगा d अपॉन यूई, इनटू में हो जाएगा माइनस vo अपॉन u। ये आ गई हमारे पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। ये vo अपॉन u आगे भी फैक्टर लिख सकते हैं, इनटू में आ जाएगा d अपॉन ui। ये तो हमारे पास आवर्धन क्षमता आई है, लेकिन हमारे पास दो स्पेशल केस भी है। ये तो हम लोगों ने अभी मैग्नीफाइंग पावर निकाला है गाइस। ठीक है, केस की बात करें तो केस फर्स्ट क्या बोलता है, यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। क्योंकि आपको पता है कि दूसरा लेंस फाइनल प्रतिबिंब कौन बना रहा है, दूसरा लेंस, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो उस कंडीशन में जो फाइनल इमेज होगी वो होगी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब माइनस का d, v इज इक्वल टू क्या रखेंगे, माइनस d। तब नेत्रिका लेंस समीकरण से, नेत्रिका लेंस इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि जो भी डिस्टेंसेस लूंगा मैं वे ई के फॉर्म में लूंगा, आई लेंस के फॉर्म में लूंगा, नेत्रिका लेंस समीकरण से। तो नेत्रिका लेंस समीकरण की बात करें, चूंकि जो समीकरण है वही रहेगा गाइस, जो समीकरण है वही रहेगा बेटा, बस इतना अंतर है कि 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/ue। ये हो जाएगा समीकरण में अंतर। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए, तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका मान रखूंगा तो 1 फाइनल इमेज क्या हो रही है, तो -d माइनस 1 जैसे मैंने वहां सॉल्व किया था, ये चूंकि ऑब्जेक्ट के लिए इस साइड है इसलिए यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस आएगा। तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 1/d, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा गाइस ue। इतना क्लियर है। जैसे हमने वहां 1/ue का मान निकाला था, चूंकि यहाँ पर भी d/ue का फॉर्म बन रहा है, तो 1/ue का वैल्यू रखूंगा मैं, तो ये इस प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/fe प्लस 1/d इज इक्वल टू में हो जाएगा 1/ue। तो 1/ue का मान कहाँ रखेंगे, तो इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 3, जो हम लोग मैग्नीफाइंग पावर निकाल के लाए। समीकरण 3 में 1/ue का मान रखने पर, चलिए समीकरण 3 में 1/ue का मान रखेंगे, तो मान रखने पर क्या हो जाएगा गाइस, 1/ue का मान रखेंगे तो आपको दिख रहा है कि पहले जो वैल्यू है माइनस vo/ue पहले लिख दो, m बराबर हो जाएगा माइनस vo/u इनटू में d 1/ue का मान, पूरा मान रख दीजिए, 1/fe प्लस 1/d, अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस vo/u, ये फैक्टर चलेगा, d का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा गाइस, तो d/fe प्लस d/d। सो d से d कैंसिल, एज इट इज चल रहा है, जैसे मैंने लास्ट इसमें करवाया था वही है। m इज इक्वल टू, बस फैक्टर से यहाँ बढ़ गए, माइनस vo/u इनटू मैं इसको अरेंज करूँ तो 1 प्लस d/ क्या हो जाएगा fe, फाइनल लेंस के लिए। ये तो हमारा क्या निकला है, तो ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को कवर किया है कि यदि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। बी पार्ट भी था हमारा, सेकेंड पार्ट क्या है, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो अनंत पर बनने के लिए बस क्या रखना है, कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे। तो यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, सो अनंत पर बनेगा यदि गाइस, तो क्या हो जाएगा, तो सर हो जाएगा ue की जगह रखना पड़ेगा आपको fe, मतलब ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो फोकस पर रखेंगे, तब
समीकरण 3 से, वही समीकरण को ले लीजिए वापस से। तो समीकरण 3 में m इज इक्वल टू है माइनस वीओ अपॉन यूओ, इनटू में क्या था, d अपॉन यू ही था, तो d अपॉन क्या हो जाएगा गाइस, एफ ही। यह हमारा आ गया। यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने तो ये मैग्नीफाइंग पावर होगी, यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो ये हमारी आवर्धन क्षमता होगी। ठीक है गाइस, एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। ओके गाइस, तो आपने ये देख ही लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा एक है दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी में 2 पढ़े हम लोगों ने, अब नेक्स्ट है आपका दूरदर्शी। दूरदर्शी की बात करें तो खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और अनंत पर बने। तो बात करें यदि आवर्धन की, तो सबसे पहले तो हम लोग दूरदर्शी का स्टेटमेंट समझ लेते हैं, या खगोलीय दूरदर्शी बनता कैसे है उसको समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने ले ली प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। और खगोलीय दूरदर्शी में ये अंतर होता है गाइस कि जो अभी हम लोगों ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी देखा था उसके जस्ट अपोजिट होता है। उसमें हमने देखा था कि अभिदृश्यक लेंस मीन्स पहला लेंस छोटा और नेत्रिका लेंस मीन्स दूसरा लेंस बड़ा था। जस्ट इसके अपोजिट होगा कि यहाँ पर जो पहला लेंस होता है मीन्स अभिदृश्यक जो लेंस होता है, अभिदृश्यक लेंस आई लेंस के कंपैरिजन में, मतलब बात करें अगर नेत्रिका लेंस के कंपैरिजन की बात करें तो नेत्रिका लेंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, इस तरीके से 2 लेंस रख दिए। पहला लेंस जो है वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट लेंस का काम करता है और दूसरा लेंस जो है वो नेत्रिका लेंस का कार्य करता है। ठीक है गाइस, इसके आवर्धन ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, मैंने एक को नाम दे दिया O और दूसरे को नाम दे दिया O डैश। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लोग दूरदर्शी की, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इन्फिनिटी पर ही माना जाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो उसका जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, फोकस पर। कॉन्जुगेंट फोकाई हम लोग पढ़ चुके हैं रियल इमेजेस की बात करें तो। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट अगर हम लोग बात करें कि यदि कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेडिएशंस इस लेंस पर इंसिडेंट होती है, पैरेलल आ रही है मान लो, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में आएगी, कैसे आएगी, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो मान लो ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाती है तो सीधे निकल जाती है। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि यदि कोई रेडिएशन ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है तो इस तरीके से सीधे निकल जाती है। दूसरी रेडिएशन की बात करूं मैं तो जब उसके कोई पैरेलल आएगी तो थ्रू द फोकस जाएगी और जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, तो सर इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो फोकस पर होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए ये जो होगा ये फोकस होगा, और फोकस किसका होगा गाइस, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस होगा, और ये आने वाली किरणें हैं। ठीक है, दूसरा इस फॉर्मेशन को आगे बढ़ाऊं तो इससे निकलने वाली किरण ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। हमने इसको नाम दे दिया, मान लो ए डैश बी डैश नाम दे दिया मैंने, ए डैश बी डैश। ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, किसके लिए, नेत्रिका लेंस के लिए। तो यहाँ से एक किरण इस पर जाएगी और गुजरने के बाद इस तरीके से बाहर की ओर निकल जाती है, और दूसरी जो किरण होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। चूंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी, मतलब एक दूसरे के समांतर हो जाएगी, इसलिए हम लोग इसे पीछे की तरफ ड्रॉ करके मिलाएंगे। और यहाँ हमारा जो होगा वो आई होगा, जिसे हम लोग बोलेंगे आँख यहाँ पर होगी, इसलिए इसे नेत्रिका लेंस कहा जाता है गाइस। ठीक है, और इसका जो इमेज बनेगा वो पीछे की तरफ ड्रॉ करके बनेगा। इस तरीके से इमेज बनेगा, और जो इमेज हमारे लिए होगी वो बड़ी इमेज बनेगी। ये इमेज बनेगी हमारे लिए, और उसको नाम हमने दे दिया A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है, ये हमारे लिए इमेज का फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से लेंस बनता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो है ऑब्जेक्टिव लेंस का कार्य करता है, ये आई लेंस का कार्य करता है। फिर आगे हम लोग डिस्टेंस को भी डिस्कस करते चलते हैं। अगर मैं बात करूं पहले तो मुझे चूंकि एंगल्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये जो है ये अल्फा एंगल होगा।
ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के एबो तो कोई एक्सप्रेशन ले ही नहीं सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग अल्टरनेट एंगल के लिए हम लोग अल्फा इसे मानेंगे गाइस, ठीक है। और दूसरा जो एंगल होगा यहाँ पर इमेज के लिए वो होगा बीटा, ठीक है। तो ये जो इमेज के फॉर्मेशन के लिए बन रहा है वो बीटा एंगल होगा। तो पहले तो हम लोग बात करें इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, तो आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, मतलब m बराबर होता है बीटा और बटे में अनुपात होता है वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण का। यदि अल्फा व बीटा बहुत छोटे हों या इनके मान बहुत कम हो, अल्प मान के हों, अल्फा व बीटा छोटे हों, तब ये हर एक इसमें करना है, तब अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल बेटा हो जाएगा tan अल्फा व बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan बीटा। ये हमें ध्यान रखना है। तो आवर्धन क्या हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा tan बीटा अपॉन में हो जाएगा tan अल्फा, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, तो हम बात करेंगे अब इमेजेस की, ठीक है। तो वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण क्या हो जाएगा गाइस, तो वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण जिसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो वो हो जाएगा कोण अल्फा। कोण अल्फा की अगर बात करें तो कोण अल्फा आपको कौन से कोण के इक्वल दिख रहा है, तो कोण अल्फा आपको दिख रहा है ये वाला एंगल ए डैश ओ बी डैश, कोण ए डैश ओ बी डैश। तब इसी त्रिभुज को ले लीजिए, तब त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश से tan अल्फा बराबर tan अल्फा ले लेंगे। तो tan अल्फा के लिए मतलब अल्फा tan जो होता है इस पर से क्या होता है लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा बेटा ए डैश बी डैश अपॉन ओ एफ ओ, ठीक है। ए डैश बी डैश अपॉन में मैं लिख सकता हूँ इसको ओ बी डैश, ये हो जाएगा गाइस ओ बी डैश। ये तो आ गया tan अल्फा। अब हम लोग किसके लिए निकालेंगे, प्रतिबिंब द्वारा। इसी प्रकार प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण एज इट इज चलना है बस आपको, जैसे तीनों ही इसमें मैंने प्रॉपर आपको इस तरीके से बताया है, ऐसा ही आप लोगों को इसमें भी करना है। आंख पर बना दर्शन कोण किससे रिप्रेजेंट करेंगे गाइस, tan बीटा से, ठीक है। अगर मैं बात करूं पहले तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है। तो आंख पर बना दर्शन कोण मतलब हो जाएगा कोण बीटा बराबर, कोण बीटा डायग्राम की तरफ बढ़िए, कोण बीटा ये वाला एंगल है, ये बीटा के लिए ये एंगल क्रिएट हो रहा है, तो ये बन रहा है ए डैश ओ डैश बी डैश में, ठीक है। ये इसकी शैडो है, तो कोण हो जाएगा, तो एंगल हो जाएगा ए डैश ओ डैश बी डैश। तब त्रिभुज ए डैश ओ डैश बी डैश से tan बीटा बराबर हो जाएगा, tan बीटा का अगर मान रखेंगे तो tan बीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या है ए डैश बी डैश और अपॉन में क्या हो जाएगा ओ डैश बी डैश, ये हो गया tan बीटा। अब tan अल्फा हमारे पास है, tan बीटा हमारे पास है, तो हम लोग इक्वेशन की तरफ बढ़े। समीकरण 1 में tan अल्फा व tan बीटा के मान रखने पर दोनों मानों को रखेंगे, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने पर क्या आएगा गाइस, वैल्यू पुट करने पर आएगा m बराबर tan बीटा। tan बीटा क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन ओ डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ओ डैश बी डैश अपॉन में tan अल्फा क्या है, tan अल्फा है ए डैश बी डैश अपॉन में ओ बी डैश। वैल्यूज रखने के बाद आपको दिख रहा है कि ऊपर न्यूमरेटर में ए डैश बी डैश सेम है, कैंसिल हो रहा है, बाकी रिवर्स हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू मुझे मिलेगा ओ बी डैश अपॉन में ओ डैश बी डैश। सो m इज इक्वल टू इन दोनों की वैल्यू, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू रख दीजिए। देखिए डायग्राम में क्या वैल्यू होगी गाइस, पहले तो वैल्यू देखिए आप,
ठीक है, किसकी वैल्यू चाहिए पहले तो वो देख लो। ओ बी डैश की वैल्यू चाहिए सर मुझे। ओ बी डैश की वैल्यू क्या है, तो ओ बी डैश मतलब यहाँ से यहाँ तक इस लेंस के लिए फोकल लेंथ मतलब फोकस तक की डिस्टेंस, तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एफ ओ से पॉजिटिव होगी क्योंकि लेंस के राइट साइड पर है। ओ डैश बी डैश, ओ डैश बी डैश लेफ्ट साइड पर है तो माइनस आएगा, ठीक है। और आई लेंस के लिए ये किसका कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, तो क्या हो जाएगा आई लेंस के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, यू ई, लेकिन किसकी आएगी, माइनस की, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का यू ई। तो m बराबर आपको फॉर्मूला मिलेगा माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। ये हो गई मैग्निफिकेशन या आवर्धन क्षमता किसकी, तो ये आवर्धन क्षमता हो गई गाइस खगोलीय दूरदर्शी की। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे इक्वेशंस की तरफ चलें, जो कि हम लोग बार बार कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट, 2 कंडीशंस है, कंडीशंस पर बात करें। यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, मतलब v की जो वैल्यू होगी, चूंकि लेंस के इस साइड है तो माइनस का d होगी, तब नेत्रिका लेंस, चूंकि नेत्रिका लेंस के किरण फाइनल इमेज बन रही है गाइस, इसलिए नेत्रिका लेंस समीकरण का यूज करेंगे। तब नेत्रिका लेंस समीकरण से क्या समीकरण होगी, जो होती है वही, बस आई लेंस का वहां पर प्रिफिक्सन लगाना है। 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ve माइनस 1/ue। डिस्कस करें, इसको आगे बढ़ाएं हम लोग, सेम एज इट इज सॉल्व होगा। 1/ve की जो वैल्यू होगी डिस्टेंस लिस्ट डिस्टेंस पर माइनस d माइनस 1/ue। ऑब्जेक्ट भी जो है वो नेगेटिव रखा हुआ है, आई लेंस के इस साइड रखा हुआ है, तो यही होगा सॉल्यूशन। तो वो हो जाएगा 1/fe इज इक्वल टू माइनस का 1/d माइनस माइनस प्लस का 1/ue। किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 1/ue की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, तो ये वैल्यू इसके साथ माइनस के प्लस की हो जाएगी, 1/fe प्लस हो जाएगा बेटा 1/d। तो 1/ue का मान समीकरण 2 में रखने पर 1/ue का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, m बराबर है सर माइनस एफ ओ अपॉन यू ई, यही है शायद, देख लीजिए, माइनस एफ ओ अपॉन यू ई, तो माइनस एफ ओ बाहर हो जाएगा, m बराबर आपको मिलेगा गाइज माइनस एफ ओ बाहर हो जाएगा, यू ई का पूरा मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/fe प्लस 1/d। आप चाहें तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ भी छोड़ सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या बनता है सर, दूसरा कंडीशन ये होता है, बी पार्ट की बात करें, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने। अनंत पर कब बनेगा, तो मैंने आपको डायरेक्टली बता रखा है, अनंत पर कब बनेगा, ue बराबर हो जाएगा fe, ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हो, तब समीकरण 2 से मान रख दीजिए इसका समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, अभी मैंने लिखा है ऊपर, m बराबर लिखा है सर माइनस एफ ओ अपॉन यू ई की जगह fe हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा माइनस एफ ओ अपॉन fe। ये आया सॉल्यूशन, ये मैंने डिस्कस भी किया हुआ है आप लोगों के साथ, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पॉइंट टू पॉइंट मैंने प्रॉपर आप लोगों को बताया है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और अनंत कैसे बनेगा, और इसी चीज को मैंने बार ग्राफ से ऑब्जेक्टिव जो पर्पस क्लियर किया था वहां पर भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच।